हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण नहीं, ग्लोबलाइजेशन। जो दरअसल हम कुछ साल पहले के दौर को याद करते हैं कि जो हम लोग कहीं जाते थे, जब किसी बेटी की विदाई होती थी, या कोई पढ़ने कहीं जाता था तो चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी पहुंचता था 1 हफ्ते में या 10 दिन में। और मतलब भौतिक दुनिया इतनी थी कि हम लोग जो सामान्य कस्बे में या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाते थे तो पूरा दिन लग जाता था। पूरा दिन एक छोटे से काम के लिए पूरा दिन लग जाता था। तो अब हम इस दौर को देखते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज पलक झपकते हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड कहीं का समाचार मिल जाता है। तो इसके पीछे हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो मूल मुद्दे हैं उस पर मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं बोर्ड पे आऊंगा। दरअसल जो लोग मानते हैं कि भूमंडलीकरण एक घटना है, घटना विशेष है या किसी कालखंड में, विशेष कालखंड में हुआ, तो मेरा एक सवाल है कि जो वैदिक काल का जो ऋषि बता रहे थे कि उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो क्या उन पंक्तियों में क्या वैश्वीकरण या फिर एक पूरे विश्व को एक पूरे धरती को धरती मानने की, विश्व मानने की क्या उद्घोषणा नहीं थी? क्या जो एक और वेद का श्लोक है कि पृथ्वी शांति, वायु शांति, रापा शांति, जो है कि हर जगह शांति फैले। तो वैश्वीकरण कहीं ना कहीं आदमी का जो मूल स्वभाव है, आदमी लोगों से मिलना जुलना चाहता है, सीखना चाहता है, सिखाना चाहता है। तो इन्हीं बातों को लेकर दूसरा यदि देखा जाए कि व्यापारिक संदर्भ में देखा जाए, यदि वैश्वीकरण को एक आर्थिक घटना माना जाए या एक सांस्कृतिक घटना माना जाए, तो हमने देखा कि हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बलूचिस्तान से, ईरान से जो व्यापारिक संबंध था वो क्या था, या फिर जो सिल्क रूट हमारा था जिसके माध्यम से भारत को बहुत सारा आया होता था, वो क्या था? तो कहीं ना कहीं जो है वैश्वीकरण इतिहास में पहले से रहा है। हाँ, लेकिन एक होता है कि जाकर के इस शताब्दी में, पिछली शताब्दी में इसकी प्रक्रिया तीव्र हुई। अब हम जब मूल मुद्दे पे आते हैं, ये जो आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो यह संरक्षणवाद और वाणिज्यवाद की विचारधारा के उलट है। और इसकी जो शास्त्रीय परिभाषा है यह उतनी ही सशक्त है एक पंक्ति की जितना कि डेमोक्रेसी की जो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है। इसमें है कि वस्तु, सेवा एवं वित्त का उन्मुक्त प्रवाह है, फ्री ट्रेड, फ्री फाइनेंस एंड फ्री गुड्स, यानी कि जो बैरियर्स है उसकी समाप्ति। तो इस संदर्भ में हम एक लाइन कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक घटना होकर के एक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चलती है, और इसका लक्ष्य जो है ग्लोबलाइज विश्व का निर्माण करना, एक ग्लोबल गांव की निर्माण करना इसका लक्ष्य है। जिसे रोजा नाउ, एक विचारक है, उन्होंने कहा कि ये बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, सीमा विहीन विश्व की परिकल्पना करते हैं। और सेम चीज को जो मैक्लुहान है ग्लोबल विलेज देते हैं। इसकी विशेषता यदि देखा जाए तो यह है कि जो किसी एक देश में लिया गया निर्णय या किसी देश में, एक देश में किया गया उत्पादन वो पूरे विश्व के लिए है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्य की भूमिका सीमित हो रही है और एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी क्षमता बढ़ रही है। जो इसका धीरे धीरे विकास हम विभिन्न विचारकों के जो दृष्टिकोण है उसके आधार पे हम ग्लोबलाइजेशन के विकास को समझते हैं। ये जो वीडियो है मैंने बहुत सारे बुलेट पॉइंट में बनाया है, मैंने जो रफ वर्क किया था। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ग्लोबलाइजेशन पे आगे भी कोई वीडियो बनाओ। ये आपका बीपीएससी, यूपीएससी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर में एक टॉपिक ही है, तो तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, आप जान सकते हैं ऐसे भी। तो अब जो आते हैं कि एंथनी गिडेंस बोलते हैं कि आधुनिकीकरण का परिणाम है, और वाल्टर स्टीन तो बोलते हैं सीधे सीधे कि ये पूंजीवाद की देन है। थोड़ा सा दोनों में है कि तकनीकी विकास का आधुनिकीकरण का परिणाम है, और बोलते हैं कि ये पूंजीवाद का परिणाम है। दरअसल क्या है कि 1980 के दशक में आप देखेंगे कि जब सोवियत संघ का पतन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद से जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी प्रक्रिया बड़ी तेज हुई। और ये जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है एंड ग्लोबलाइजेशन है, तीनों विभिन्न अंतर संबंधित, इंटरडिपेंडेंट है। तो इसको हम इस संदर्भ में समझते हैं। अब जो इसका जो 3 विचारधारा के आधार पे ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण का मूल्यांकन किया गया है। एक जो है वैश्वीकृत संकल्पना है, अतिवादी है। ये मानता है, हम थोड़ा सा इसका मूल्यांकन भी करेंगे, इसे मानता है
कि मार्केट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और बाजार ने, उन्मुक्त बाजार ने बहुत सारे अवसर क्रिएट किए हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिली है, जिससे सशक्तिकरण हुआ है या फिर व्यापार बढ़ा है आम आदमी। अब इसका जो मूल स्वर है वो उपभोक्ता संस्कृति है। दूसरा जो विचारधारा है वो संदेहवादी है। ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो वाल्टर स्टीन का जो विचार है कि ये पूंजीवाद के दिन है, तो कहीं ना कहीं ये नव पूंजीवाद है, यह पूंजीवाद को वैधता प्रदान करता है। इसकी आलोचना वो लोग कहते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका में भूमंडलीकरण लागू हुआ तो वहां की आबादी जो 40% थी वो गरीबी रेखा से नीचे चली गई। तीसरा जो विचारधारा है वो आपका है इसमें कि परिवर्तनवादी है, जिसमें अमर्त्य सेन का विचार है। अमर्त्य सेन मानते हैं कि पूरी तरह ये पाश्चात्य व्यवस्था नहीं है, पाश्चात्य सिस्टम नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो लोग बाजार के रेस में, जो अति प्रतिस्पर्धा में छूट जाते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं राज्य को जनकल्याणी कार्य जो पब्लिक वेलफेयर कार्य होता है वो करना चाहिए और ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें वो क्या करते हैं कि इसीलिए जो बजट पारित हुआ पिछला, जो 5 इयर्स प्लान था 12वीं था, उसमें समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर दिया गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस का नारा लगा और सरकार का दावा भी है कि वो आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करती है। मतलब एक सुधारवादी चेहरा जो है सरकार का है। तो ये जो है अब है कि अलग अलग देशों के लिए, जैसे जो विकसित देश है उनके लिए क्या है, तो उसकी आलोचना इस शर्त पे की जाती है कि विकसित देश कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि खुद तो अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं, दूसरा घाटे का बजट पेश करते हैं, लेकिन वो विकासशील देशों पे दबाव बनाते हैं कि वो अपने किसानों को सब्सिडी ना दे। यही नहीं, जो आपका विकासशील देशों में जो उपज होता है उसको भी कहीं ना कहीं वो लोग रोकने का प्रयास करते हैं। अब विकासशील देशों में यदि देखा जाए तो एक जो इसकी सबसे बड़ी कमी हमें लगता है कि वित्त का, वस्तु का, सेवा का तो उन्मुक्त प्रवाह है, पर श्रम का उन्मुक्त प्रवाह नहीं है। इस कारण क्या है कि वो लोग कठोर अप्रवासी नियम बना लेते हैं और उसके आधार पे हम लोगों को मौका नहीं मिल पाता, या जो विकासशील देश के श्रम है उन देशों में नहीं जा पाता। तो चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसमें बोर्ड पे आता हूं मैं। अर्थ जो है ये एक प्रक्रिया है जो सतत गतिमान है। इसकी सैद्धांतिक पहलू और वैचारिक पहलू जो है आप बदलते रहते हैं। परिभाषा एंथनी गिडेन्स आधुनिकीकरण का परिणाम मानते हैं। वाल्टर स्टीन जो बोलते हैं पूंजीवाद का परिणाम है। ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि 1990 के दशक में क्या हुआ कि एक विलियमसन सहमति जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके आधार पे जो तीसरी दुनिया के देश थे उनके लिए एक संरचनात्मक कार्यक्रम लागू किया गया। यदि आप उस पर साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तभी आपको WTO से चाहे वर्ल्ड बैंक से आपको पैसे की आपूर्ति की जाएगी। जो विशेषता है कि इसमें एक कहा जाता है कि किसी एक देश में लिया गया निर्णय पूरे विश्व को प्रभावित करता है और दूसरे देश को प्रभावित करता है। और जो इसमें है कहीं न कहीं जो नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य की जो परिकल्पना है, स्टेट ये कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। MNC मजबूत हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी मजबूत हो रहे हैं। जो वैश्वीकृत जो विचार है वो मानता है कि बाजार ने या इस व्यवस्था ने बहुत सारे अवसर क्रिएट किए हैं और बहुत सारे लोग गरीबी रेखा, जो BPL है, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। संदेहवादी दृष्टिकोण ये मानता है, संदेहवादी दृष्टिकोण का सीधे सीधे मानना है कि कुछ नहीं, एक पूंजीवाद को वैधता प्रदान करता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि एक रॉबर्ट कॉक्स है, ये मानते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो विकसित देशों में होती है और एक जटिल पर निर्भरता इकोनॉमी में आती है। अंतर निर्भरता नहीं, क्योंकि जो समर्थक मानते हैं कि पर अंतर निर्भरता है, पर ये मानते हैं कि पर निर्भरता है। जो व्यापार की प्रणाली है उसमें विकासशील देशों को हानि होती है। एक जो रॉबर्ट कॉक्स की विचारधारा है। तीसरा जो परिवर्तनवादी जो दृष्टिकोण है
इसमें अमर्त्य सेन का विचार है, ये मानते हैं कि प्रणाली सही है, पर जो पीछे छूट गए व्यक्ति, कहीं न कहीं सरकार को उनका मदद करना चाहिए या फिर सरकार को उनको इनेबल करना चाहिए। सरकार का उद्देश्य कहीं न कहीं एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब जो हम देखते हैं कि विकसित देशों के लिए क्या है, जो हमने जिक्र किया था वही है कि ये अब भारी सब्सिडी देते हैं और विकासशील देशों को मना करते हैं। यहां तक कि विकासशील देश का जो उत्पाद है इसको भी बहुत सारे नियम वो लोग बनाते हैं और संरचनावादी उपायों का सहारा लेते हैं। एक आलोचना इसकी ये भी हो सकती है कि जितने जो WTO है या फिर वर्ल्ड बैंक है, जिनका भी मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो विकसित देशों में है, और कहीं ना कहीं वो लोग जो विकसित देश है वो प्रशुल्क बढ़ा देते हैं और संरक्षण अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो यहाँ का हमारे उत्पाद हैं उनके बाजारों तक ना जा पाए। तो अब इसमें यह है कि अब देखा जाए कि जो 2008 का अमेरिका का जो सब प्राइम संकट आया, जो आर्थिक मंदी आई, इसमें क्या प्रभाव पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ कि जो 2008 की मंदी आई, तो जो एक, चूंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन है निजीकरण की बात करता है, प्राइवेटाइजेशन का। यदि सिंपल शब्द में आप समझिए तो सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था देखना है, जन कल्याण सुनिश्चित करना है, व्यापार करना सरकार का काम नहीं है, नहीं आर्थिक गतिविधियां संचालित करना। तो ये लोग क्या करते हैं, निजीकरण कहता है कि सरकार को विनिवेशकरण करना चाहिए, विनिवेशीकरण करना चाहिए। लेकिन 2008 में क्या हुआ कि बराक ओबामा ने बहुत सारे बैंकों का अर्धराष्ट्रीयकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया। निकोलस सर्कोजी तो मानते हैं कि राज्य की पुनर्वापसी का युग है। तो कहीं ना कहीं जो ये हमें सिस्टम लगता है कि जो सरकार की नीति है कि पूरी तरह बेच देने की, ये सही नहीं है और इसकी जगह पे होना चाहिए कि जो शेयरिंग PPP ट्रिपल P है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है अच्छी व्यवस्था है। और जो एक कदम है कि पूंजीवाद को एक कदम पीछे हटे, समाजवाद भी एक कदम पीछे हटे, एक दो कदम, और इस मिला के जो दोनों की जो बेस्ट व्यवस्था है उसको लागू करना चाहिए। जो ये सब स्टार्टिंग कुछ पॉइंट्स थे मैंने, अब मैं कोशिश ये करूंगा कि अगली बार भूमंडलीकरण पे मैं एक नए सिरे से मैं वीडियो बनाऊं, और क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और तथ्य हैं छूट रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि ऐसे ही आगे अगला जो टॉपिक मैं बनाऊंगा वो पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिक युग, क्या प्रवृत्तियां क्या विशेषताएं हैं, चूंकि वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का टॉपिक है और समान रूप से UPSC BPSC के लिए भी जरूरी है सिविल सेवा के लिए। थैंक्स टू ऑल।